साथियों, महाबोधि टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज दिनांक 22 दिसंबर को हमारे रिक्वेस्ट करने पे मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक, राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं माननीय और बहुत ही क्रांतिकारी विचार है इनका, माननीय श्री सतीश दास जी हमारे साथ हैं। हमने सोचा कि सर इनसे कुछ बात किया जाए, क्योंकि अभी देश में बहुत ही संसद में 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। देश में यह ऐतिहासिक घटना है। लोग इसे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे पूर्व में राजीव गांधी की सरकार में भी किया गया था, लेकिन किन मुद्दों पर किया गया था? क्या देश में सवाल पूछना संसद में बैन कर दिया गया है? क्या देश तानाशाही की तरफ जा चुका है? क्या इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है? क्यों इस सांसदों का निलंबन किया गया? इसके पीछे मूल कारण क्या है? यह घटना 13 दिसंबर से शुरू हुई थी, जिस दिन 3 युवक संसद में प्रवेश किए थे और यह सुरक्षा चूक का बहुत बड़ा मामला है। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये आखिर गृह मंत्री सदन में क्यों नहीं जा रहे थे? कल गए थे वो, लेकिन इससे पूर्व में क्यों नहीं जा रहे थे? और उनको सवाल का जवाब देने में क्या दिक्कत है सर? क्यों आखिर सांसदों का निलंबन क्यों किया जा रहा है, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि 13 दिसंबर की जो घटना घटी उसकी खंडन जितनी की जाए वो कम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज वो घटनाएं जो घटी, वो 4 लोग थे। एक लड़की नीलम भी थी, सागर थे, और वो 4 लोग वहाँ दशक दीर्घा में शर्मा थे, ललित झा थे, बिहार के ही हैं ललित झा। अपने उनको ब्राह्मण समाज ने अपने समाज से ही बहिष्कृत किया है। ये किया है। उन्होंने कहा, ये भी एक बड़ा सोचने की उनका झा टाइटिल है वो खत्म कर दिया जाए। अच्छा, तो झा उनको मेहतर टाइटिल अगर दे दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, उन्हीं लोग के समाज में बोल रहा है कि खत्म कर दिया जाए। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था टाइटिल भी तय करता है। हाँ। तो इस 4 लोग थे, और इन्होंने एक भगत सिंह यूथ ब्रिगेड विचार मंच बना करके, अच्छा, ये सोशल मीडिया के थ्रू मिले, जो जांच में आ रही है। अच्छा। और वो भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा के आइडेंटिफिकेशन पे, हाँ, उनके पास पे वो संसद में दाखिल किए, कर्नाटक से सांसद है। हाँ, तो वो जाते हैं। जाने के बाद देखने के बाद एक तरीके से वो धुआं बम जाकर के छोड़ने का काम किए, पूरे संसद भवन को धुआं किए। हाँ। और बाहर में सेम टाइम में ही लड़की नीलम भी गिरफ्तार होती है, वो भी पीले रंग का धुआं छोड़ने का काम करती है। लेकिन जब नीलम गिरफ्तार होती है तो सवाल जो उठाती है, वो सवाल पूरे देश के नौजवान और तमाम लोगों को झंझोर देता है कि आखिर हमको ऐसा करना क्यों पड़ा। जी, हमारे पिताजी बहुत कमाते हैं जी, खूब, हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं। मीडिया बाइट में बोली वो। हाँ, बोली है। ओके, गुड। उन्होंने साफ नीलम ने कहा साफ कि ये सरकार तानाशाह है। हम पढ़े लिखे हैं, हम पीएचडी हैं, लेकिन जब हम रोजगार मांगने जाते हैं तो हमको लाठी मिलता है। जब महिलाओं सुरक्षा पे हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो हमको लाठी मिलता है। किसान जब जाते हैं अपने हक का अधिकार के लिए तो उनको भी लाठी मिलता है। तो ये हिटलर के रास्ते पे सरकार चल रही है। हिटलर शाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी जी। ये उन्होंने साफ उन्होंने कहा कि आज रोजगार, आज युवा कुंठा में जी रहे हैं। रोजगार सबसे बड़ा सवाल है। और एक 2014 के बाद भारत में रोजगार समझिए कि बंद सा हो गया है, जबकि नरेंद्र मोदी आते ही रोजगार के सवाल पे 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे। लेकिन उसकी हकीकत क्या है? यदि उनका पूरा 10 साल का कार्यकाल जोड़ दिया जाए तो 10 साल में भी 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। तो इतना बड़ा जुमला, इतना बड़ा झूठ है अगर कोई बोल सकता है तो बीजेपी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी। तो वो सामने दिखता है। दूसरी बात रही, उसके बाद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये संसद में हमला हो गया। संसद में हमला होने के बाद फिर दोबारा से संसद शुरू हुई। सभी विपक्षी सदस्यों ने कहा कि भाई इस पे एक बहुत बड़ी चूक है, इंटेलिजेंस का चूक है, सिक्योरिटी ब्रीच है। तो ये बड़ी चूक है। तो इसको लेकर के जो सिक्योरिटी के जिम्मेवार हैं, देश में सुरक्षा को लेकर के जिनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है, वो है गृह मंत्री। और गृह मंत्री आदरणीय
अमित शाह जी है। तो अमित शाह जी आकर के यहाँ बयान दें कि आखिर ये चूक कैसे कैसे हुई और उस पे वो क्या करने जा रहे हैं। जी इन एक क्या सवाल पूछना गलत था, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश दुनिया में घूम करके लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, तो ये जो चूक हुई है उस पे वो सदन के नेता हुआ करके जवाब दे। विपक्ष सिर्फ इतना ही मांग कर रहा था, लेकिन आपने देखा कि लगभग ये लोकतांत्रिक इतिहास के पूरी दुनिया में ऐसा कहीं घटना नहीं घटा होगा कि सरकार से सवाल करने वाले 147 सांसदों को 141 अभी निकल भी हुआ, तो 147 सांसदों को सदन से उठा करके फेंक दिया गया है, उनको निलंबित कर दिया करोड़ों गया है। करोड़ों लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद जो हमारी आपकी आवाज को उठाते हैं, उनको ही जब वहां से निकाल दिया जा रहा है, तो इस देश के आम लोगों की क्या स्थिति होगी फिर। और उस पे कोई सवाल और जवाब नहीं आता है। लेकिन उसके जब संसद बाहर चले जाते हैं तो असल जो मकसद है इनका, वो असल मकसद था कि जो सीआरपीसी है जी और एविडेंस एक्ट है, आईपीसी है, इसमें बदलाव ये कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि हिट एंड रन केस में अब 10 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है? ओके, ठीक है। सर इसमें सबसे बड़ा रोड एक्सीडेंट हिट सर, रन इसमें एक- और उसमें एक मेरा सवाल देश के खिलाफ में या सरकार के खिलाफ में बोलने पर सरकार देखेगी कि इस पे देश विरोधी मतलब कि धारा लगेगा कि यूएपी लगेगा कि नहीं। तो सोच लिए किसी के सरकार के खिलाफ बोलना अब अपराध हो तो जाएगा। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये है ना। खत्म। सर फ्रीडम उनमें अमित शाह जी का आरोप है कि इस देश में, पहले तो अमित शाह जी बोल रहे थे कि देश में इससे पूर्व में कांग्रेस की सरकारों को राजद्रोह कानून नहीं हटाने का क्यों नहीं दिखता था, जबकि और वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है कि देशद्रोह कानून को 124A बोला जाता है उस कानून को, ठीक है, तो उसको हटा करके और देश राजद्रोह कानून को हटा करके देशद्रोह कानून में वो तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। और सर राजद्रोह कानून और देशद्रोह कानून के बारे में आप कुछ बता पाएंगे क्या? देखिए 124A जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, राजद्रोह और देशद्रोह, पहले तो अमित शाह जी बताया कि राजद्रोह और देशद्रोह में अंतर क्या डिफरेंस क्या है? ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ बात में उलझाना चाहते हैं, लेकिन असल मुद्दा है कि ऐसा इस व्यवस्था चाहते हैं जिसमें सरकार से कोई सवाल न पूछे कि हमको रोजगार क्यों नहीं मिला, ये सवाल नहीं पूछे। हमको पेट्रोल डीजल महंगा क्यों मिल रहा है, ये सवाल नहीं पूछे। साक्षी मलिक ने क्यों संन्यास ले लिया, क्यों जबरदस्ती संन्यास ले लिया? वो रो के बाहर निकली है सर। ये क्यों नहीं ब्रिजभूषण ठाकुर पे जो भाजपा के सांसद थे, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, उसने मीडिया के सामने कहा, उनके सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद FIR दर्ज होता है, उसने साफ साफ साक्षी मलिक ने, उनके सहयोगी महिलाओं पहलवान जो है, उन्होंने कहा कि हमारे ब्रेथ चेक करने के बहाने हमारे वैसे वैसे जगह टच करते थे जिसको नहीं टच करना, जिसको कैमरा पे बोलना। लेकिन ये भाजपा वालों को शर्म नहीं आता। ऐसे ब्रिजभूषण ठाकुर के खिलाफ में पूरी भाजपा खड़ी है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। आज गोल्ड मेडल जीतने वाली बेटी कल संन्यास का घोषणा कर दी। क्या हो सकता है? बिल्कुल, और अभी उम्र नहीं हुआ है, मतलब इनको शर्म नहीं आता है। 1-2 ओलंपिक और खेल सकते थे। अभी उसी सदन में जो बाहर निकाले गए, तो कल्याण बनर्जी जी के मिमिक्री पे बड़ा बवाल मचा गया। धनखड़ जी को बहुत आहत हुआ और उनका किसान समाज बहुत आहत हो गया, जाट समाज ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, जाट समाज आहत हो गया। लेकिन महामहिम उपराष्ट्रपति जी का हम सब लोग सम्मान करते, बहुत सम्मानित पद है जी। लेकिन जब लगभग 800 से ज्यादा किसान जो 3 काला कृषि कानून था उसके खिलाफ में प्रदर्शन आंदोलन के दरमियान में मर गए थे, उस समय धनखड़ जी को शर्म नहीं आई थी जी। जब उन्हीं किसानों को रोकने के लिए कील और बेड़े ठोके जा रहे थे परमानेंट, तब उनको इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई थी कि हमारा जाट समाज है। और जब जाट पर ही राकेश जाट पर ही जब इनका टेनी का लड़का थार चला करके रौंद देता है टेनी, हाँ किसान का, तब उस समय इन लोग को किसान की याद नहीं आती है। हाँ, वो भी बहुत ही विचलित कर देने लेकिन वाला घटना। मिमिक्री से मिमिक्री तो लालू यादव का शुरू से होते आ रहा है। दुनिया में देखा जाए तो लालू यादव का मिमिक्री कितने लोगों ने किया, और वो सहज लेते हैं उनको, नॉर्मल तरीके से, वो ऐसा कुछ नहीं। देखे होंगे आप संसद में जो ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, नहीं संसद के अंदर में पूरी दुनिया ने देखा है मोदी जी की मिमिक्री। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाते हैं
और कहते हैं दीदी ओ दीदी, हाँ। दीदी ओ दीदी। लड़की इससे अचार बेचेगी तो ज्यादा बिकेगा। नरेंद्र मोदी जी का ही विचार है, इस तरीके का विचार तो वाले हैं इस हमारे। तरीके का जो लोग विचार रखते हैं, तो असल में है कि मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार का एक पूरी तरीके से एक प्लान है कि मुद्दे से ध्यान भटकाओ और मोदी पे ध्यान रखाओ। एक पूरी पॉलिसी है, मुद्दे से ध्यान भटकाओ। पूरा पीआर हाँ। पर्सनल रिलेशन जो है मोदी के ऊपर, सर, इस मोदी जी के कानून ऊपर। में बहुत ही एक सबसे महत्वपूर्ण कानून का जो पक्ष है उसमें बोला गया है कि मेडिकल लापरवाही के कारण अगर मौत हुई तो डॉक्टरों पर आपराधिक मुकदमा नहीं होगा। और इस कानून को बोल रहे हैं कि एक क्रांतिकारी कानून है। सर कैसा बोल रहे हैं, आप क्या बोलिएगा? देखिए, ये तो कानून पूरे पढ़ने की बात है और इसकी बारीक समीक्षा जब की जाएगी तो आप देखेंगे कि जो देश के जाने माने तमाम जो लोग हैं जो बहस कर सकते थे संसद में इस कानून की। सर पीठ हिंदी का ये है, हाँ। मेडिकल लापरवाही के कारण मौत हुई तो डॉक्टरों पर आपराधिक मुकदमा नहीं होगा। सर नहीं, वो तो अपराध है, कैसे तय कर रहे हैं किनके लिए, ये पूरा साफ साफ दिख रहा है कि ये जो भी कानून में बदलाव किए हैं उस बदलाव से इस देश का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक को पूरा टारगेट किया। मुझे तो लगता है देश को मुर्दा बनाने की तैयारी कर रहे नहीं, हैं, कोई आवाज नहीं उठाए। नहीं, आवाज नहीं उठाए। और यदि न्याय जाए तो पैसे वाले को तो न्याय मिल जाएगा, क्योंकि पुलिस को इतना पावर कर दिया गया है, पुलिस स्टेट हाँ, बनाने की तैयारी कि पूरी तरीके से एक रॉलेट एक्ट समझिए, जो अंग्रेज के समय में रॉलेट एक्ट की जिसकी चर्चा होती थी, तो ये मोदी और शाह एक्ट जो है, ये रॉलेट एक्ट इस देश के लिए साबित होगा। और इसीलिए इस पे तो समीक्षा, इसीलिए सभी लोग को बाहर किया गया। और तब अमित शाह जी आते हैं और संसद की सुरक्षा पर एक शब्द नहीं बोलते हैं जी। और जी भाई, ये जो संसद की सुरक्षा हुई, चूक हुई, इसको लेकर के सरकार बहुत चिंतित है और बहुत सर्वदलीय बैठक बुलाएगी और बैठक बुला के इस तरीके से भविष्य में कोई चूक ना हो इस पर विचार मंथन के। इतना कहने में सरकार को क्या दिक्कत था? लेकिन ये सरकार तो अहम है, दम में जी रही है। क्यों द्वितीय नास्ती वाली ये हो रहा है, जगजाहिर हो रहा है। सर ये एक और चीज हमको कहना था, इसमें सर महीन रूप से भी चुन चुन के सांसदों को भी निकाला गया है। 141 जो सांसद निकाले गए वो तो तानाशाही को दर्शाता है, लेकिन जॉन ब्रिटास जो केरल के सीपीआईएम से जो सांसद हैं, जिन्होंने अभी पिछले महीने सवाल उठाया था आरटीआई के माध्यम से कि देश के जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने सचिव ओबीसी के हैं, एसटी कितने हैं, तो जो मतलब जन पक्ष से रिलेटेड सवालों को उठाते हैं उन लोगों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। सर इसकी आप जानकारी है ना? सर पूरी जानकारी है। और इस तरीके का खेल और शुरू होगा, 2024 का इलेक्शन है और देखिएगा ये पूरे तंत्र का, देश के पूरा तंत्र को तबाह करेंगे। और जो उन सरकार से सवाल करने वाले लोगों के यहाँ देखिएगा तरफ अभी आपने देखा कि टेलीकॉम कानून भी उन्होंने पास किया। अच्छा, और टेलीकॉम कानून पास किया है। और अब जो आप जैसे लोग जो पोर्टल चला रहे हैं, जी जी, जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जी हमारी जी, स्वतंत्रता को भी खत्म अभी करने की तैयारी आपकी कर रहे हैं। स्वतंत्रता को भी खत्म किया जाएगा। अभी हम देख रहे थे कि यदि आप मतलब कि 50 लाख तक के जुर्माना होगा अगर गलत आइडेंटिटी पर कोई अगर मोबाइल सिम ले ले तो उसको 50 लाख जुर्माना होगा, 3 साल सजा होगा। या फिर आप क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है ये सरकार तय करेगी। तो अभी भयानक कानून इस देश में पास हो रहे हैं जो कि इस देश के लोगों को मुर्दा बनाने के लिए वो एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। और अगर आप जेलों में जाएंगे तो आपके साथ किस तरीके की व्यवहार की जाएगी, एक आवाज नहीं उठाने के लायक रहेंगे लोग। इसलिए इस देश समय है 2024 के चुनाव में अगर ईवीएम से भी चुनाव हुआ तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सर ईवीएम पे आपका क्या कहना है? पहले तो अभी सरकार के कानून पे अभी पोस्टल बिल इन्होंने पास किया। जी जी, पोस्टल बिल में अब सरकार के जो लोग होंगे पोस्टल विभाग के, आपकी चिट्ठी भी पढ़ सकते हैं कि इस चिट्ठी में क्या जा रही है। गोपनीयता आपकी खत्म हो गई। ओके, सरकार पढ़ेगी। आपको सरकार में जो लोग होंगे प्राइवेसी का ये है इसमें, प्राइवेसी खत्म हो तो उनको पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ। और यदि आप कंप्लेन करते हैं कि हमारी चिट्ठी पढ़ी गई है या फटी हुई पाई गई है तो इस पे कहीं कोई संज्ञान नहीं है। ऑलरेडी पेगासस मामला इस देश में आ चुका है। पेगासस के माध्यम से जो इजराइल का जो फोन टैपिंग है इस देश में नेताओं की, विपक्षियों की जासूसी करवाई गई है। इस देश के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा है। तो ये तमाम चीजें हो रहा है। अब जहाँ तक ईवीएम पर आपने जो सवाल जी सर, हाँ।
तो ईवीएम पे तो अभी इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें भी ये सवाल बड़ा गंभीरता से आया कि मध्य प्रदेश में आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे मीडिया था वो भी कह रही थी कि मध्य प्रदेश में हम सरकार में नहीं जाएंगे। छत्तीसगढ़ में तो किसी ने भी सर्वे में भी नहीं दिखाया, एग्जिट पोल में, हाँ एग्जिट पोल में। राजस्थान में भी थी कि कांग्रेस की सरकार रिटर्न करेगी, और छत्तीसगढ़ से तो एक बीएसपी के उम्मीदवार ने एक तो क्लेम किया है निर्वाचन आयोग को कि हमने भी जो वोट दिया है, हम अपने बूथ पे, हम स्वयं उम्मीदवार थे, हम अपने बूथ पे जो हमने वोट डाला है वो हमारा उस बूथ पे भी 0 था बीएसपी का वोट, तो उनका वोट कहाँ चला गया? तो ईवीएम को लेकर बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पेंडिंग है, कल एक्सेप्ट हुआ है। पहली बार ईवीएम के सवाल पे सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक्सेप्ट किया है। सिर्फ मध्य प्रदेश में 15,000 से ज्यादा जो कंप्लेन है पेंडिंग थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए, टाइम बाउंड सुनवाई के लिए मध्य प्रदेश को रिटर्न किया है। और बड़ा गंभीर आरोप आया ईवीएम को लेकर के कि जो बैटरी की चार्जिंग है जी, उसमें लिखा जाता है कि बैटरी कितना चार्ज शुरू में था, जब ईवीएम बंद हुआ तो उस समय कितना चार्ज था, और वो चीज जब खुलता है तो वो भी दिखाया जाता है। तो वहां पे लगभग हर एक विधानसभा में 100 के आसपास में जो ईवीएम थे उनके बैटरी जब खुलने के दिन में 99% चार्ज मिले। और उत्तर प्रदेश में कल की घटना है कि वज्रगिरी में बिना शॉर्ट सर्किट के आग लग गई है, लाखों यूनिट्स को जला दिया गया है, षड्यंत्र के तहत यह सख्त बताया जा रहा है। तो ये चीजें हैं कि भाई 99% बैटरी किस कंडीशन में, जब दिन भर वो इस्तेमाल हुआ, सही बात है। फिर उसके 99% ब्रजगिरी में आया वो ईवीएम, 17 दिन तक के ब्रजगिरी में रहा, और उसके बाद 17वां दिन जब काउंटिंग के लिए खुला तो ईवीएम 99% चार्ज है। तो क्या निर्वाचन आयोग बताने में ये सक्षम है कि ईवीएम की बैटरी के चार्ज हो जाती है या फिर उसको चार्ज करना पड़ा? तो क्या जो भी जितने लोग चुनाव लड़ रहे थे उनसे परमिशन लिया गया कि ईवीएम की बैटरी डाउन हो गई इसलिए हमको चार्ज करना है? हो जाता है सर, वो बिना अनुमति के खोला ही नहीं जाता। तो 99% चार्ज है, तो इस पे सवाल आना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो तमाम विपक्षी दल ने निर्वाचन आयोग से समय मांगा है, और समय मांग के उन्होंने कहा है कि ईवीएम से हम जब बटन दबाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वजह से आया कि वीवीपैट अब लगेगा, पर्ची निकल, तो पहले वीवीपैट होता है, फिर उसके बाद वो वीवीपैट का वो जो जहां मोनेटर होता है वो होता है, वीवीपीएटी की गिनती नहीं की जाती है। और विपक्ष का मांग है सर कि वीवीपीएटी को अलग बॉक्स में डाला जाए, तो फिर पोस्टल बैलेट पैड होता है, दोनों की गिनती बराबर हो जाएगी। तो जब हम दबाते हैं, अगर मशीन में खराबी हो गई तो उसकी गिनती हो जाएगी। तो हम जब दबाते हैं तो हमको 7 सेकंड के लिए दिखता है कि हमने किसको वोट दिया। ठीक है, तो विपक्षी दलों का मांग है कि वो दिखता ठीक है, वो मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। जैसे आप में डाल दें, आप एटीएम से पैसा निकालते हैं तो पर्ची आ जाती है, पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल खरीदते हैं तो आपके पास में पर्ची आती है, एक पर्ची उसके पास, एक पर्ची आपके पास पर्ची आए, और उस पर्ची को बाहर नहीं लाना है, एक जो बैलेट बॉक्स होता है वहीं पे वो अपना वेरीफाई तसल्ली करके कि भैया हमने डाला, हमने लालटेन को वोट दिया, लालटेन भैया है उम्मीदवार का नाम है, अपना जा करके बैलेट बॉक्स में फिर उसको डाल दे और दोनों की गिनती हो। ठीक है, हमको लगे कि नहीं हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ी का चांसेस है तो भाई वीवीपैट की गिनती कर ली जाए, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक छोटे सा सुझाव के लिए विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष बहुत ही जरूरी चीज है। आप वोट दे रहे हैं, किसको जा रहा है किसको कुछ पता ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। जो अभी हम लोग जो वोट दे रहे हैं वो सही हो रहा है क्या? हम लोग वोट सही मानने में दे रहे हैं? सर आप लास्ट सर बताइए, इस देश की जनता से, देश की युवाओं से सर क्या अपील करना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए, और वर्तमान में जो भी अपील करना चाहते हैं अपनी बातों को? ठीक है, देश की युवाओं से, नौजवानों से, आम नागरिकों से हम यही चाहते हैं, सर पिछड़े वर्गों और दलितों के प्रति आपका खास मैसेज होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हम चाहते हैं कि लोग मुद्दे पर वोट दें। जी, मुद्दा बेरोजगारी है। जी, आपके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, इंजीनियरिंग करके, मेडिकल करके या फिर हायर एजुकेशन हासिल करके वो उनको जॉब नहीं मिल रहा है।
जो जॉब यहाँ पर थे, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए करना है कि जो भी पब्लिक सेक्टर में जो सबसे ज्यादा जॉब मिलता था, रेल में 15 लाख एम्प्लॉय काम करते थे। जी हाँ सर। बैंक में लगभग इस देश में 10 लाख के आसपास एम्प्लॉय काम करते थे। तो तमाम चीज को प्राइवेट सेक्टर में ढकेल दिया गया है। रेल, गेल, सेल, तेल, भेल, BSNL, कोल इंडिया, सबको मर्ज कर दिया जा रहा है। ये तमाम को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है और इस वजह से जहां प्राइवेट सेक्टर में जो चीजें चली गई वहां पर रिजर्वेशन नहीं है। तो जो रिजर्वेशन 27% OBC को है, 15% देश में अनुसूचित जाति को है, 7.5% अनुसूचित जनजाति को है, तो प्राइवेट सेक्टर में जाते ही 49.5% जो रिजर्वेशन से आप आते हैं वो नहीं आ पाइएगा। वहां तो ठेके पे वो कंपनी के मालिक की मर्जी है, ठेके पे आपको मजदूर के रूप में काम कराया जाएगा। जब लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को निकाल दिया जा रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो फिर तो इसलिए ये देश जो अभी हुक्मरान है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये दो लोग हैं जो देश को बेच रहे हैं, दो लोग ही देश को खरीद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमको नहीं लगता है कि हिंदुत्व की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो इस देश के पिछड़ों दलितों का भला नहीं कर सकती है। उनका एजेंडा ये है कि आपको किस तरीके से प्रोफेसर बनने से रोक दिया जाए, आपको किस तरीके से अफसर बनने से रोक दिया जाए, आपको किस तरीके से रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, है ना सर। देखिए, सबसे मेन चीज जो भारतीय जनता पार्टी तो एक मुखौटा है, उसके पीछे RSS काम कर रही है। और RSS ने ही इस देश में सेना का, जो सेना में आज जो हुआ, सेना के साथ में खिलवाड़ किया गया। अग्निपथ, अग्निवीर योजना जो 4 साल की है, RSS की सोच है। सोच लीजिए, जो देश के लिए मर मिटने के लिए कसम खाता है, वो 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा, कोई जॉब सिक्योरिटी उसके पास में नहीं है और 30,000 और 20,000 रुपया महीने उसको मिलेंगे। तो ये सेना का इस तरीके से दुरुपयोग। सर, आप कल का न्यूज देखे होंगे, देश के जो पूर्व सेनाध्यक्ष है उन्होंने एक किताब लिखी है अग्निपथ पे, और उन्होंने किताब में जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो इस देश की युवाओं को मात्र 20,000 रुपए देना चाहती थी उनके कहने पे, लेकिन सेना के हस्तक्षेप के कारण 30,000 रुपए किया गया। अच्छा, और वायुसेना और जो अपना नेवी है वो तो चाहता ही नहीं था कि 4 साल वाला स्कीम आए, लेकिन सभी को इस देश में तानाशाही चल रहा है। सेना को बोला गया कि नेताओं को चुप कराने के लिए आप बोलिए कि बहुत अच्छा है अग्निपथ, किताब को बैन करने की तैयारी चल रही है। ये चीजें है कि सेना के साथ में खिलवाड़ है, संसदीय व्यवस्था के साथ में खिलवाड़ है। जहां कानून बनाने के लिए आप प्रतिनिधि भेजते हैं, उनको वहां सवाल नहीं करने दिया जाता। इस देश में देखा है कि बहन मायावती जी को बोलने नहीं दिया गया था राज्यसभा में, तो उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर के बाहर निकल गई थी। 2014-15 का सीन याद कीजिए। सर, वो सही है, लेकिन मायावती जी फिलहाल संघर्ष नहीं कर नहीं पा रहे, लेकिन क्यों निकली संसद भवन से? ये लोगों ने देखा कि उनको बोलने नहीं दिया। देश की बड़ी शेड्यूल कास्ट से आने वाली सबसे बड़ी लीडर जिनको संसद में बोलने नहीं दिया गया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमको बोलने नहीं दिया जाता है। सबसे पुरानी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अभी संसद भवन में मुख्य विपक्षी दल है, उसके बड़े नेता है, अध्यक्ष है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके का रवैया संसदीय लोकतंत्र में अपनाई जा रही है। तो पूरी तरीके से कानून संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और उसको आप मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आता है जी। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज की है, महामहिम जी, जब आदिवासी महिलाओं को, लड़कियों को मणिपुर में उससे आहत नहीं होती है, वो तो सर उससे धनखड़ जी आहत नहीं होते हैं कि हमारी माँ बहनों को क्यों नंगा घुमाया गया, तो उस पर कुछ ट्वीट कर दे जी, उससे आहत नहीं होते हैं। साक्षी मलिक जब चिल्ला के कहती है कि हमारे सारे अंग को टच करते थे ब्रिजभूषण ठाकुर, उससे आहत नहीं होते हैं। जी हाँ। जब एक आदिवासी युवक पे पेशाब कर दिया जाता है मध्य प्रदेश में, उससे आहत नहीं होते हैं। तो इसलिए, और जो वनाधिकार कानून है उसमें बदलाव करके अडानी अंबानी को सारे जंगल कैसे दे दिया जाए, आदिवासियों को वहां से बेदखल उनके अधिकार से कैसे कर दिया जाए, महाराष्ट्र में चुनावी कैसे दे दिया जाए, हाँ, छत्तीसगढ़ का जंगल, हाँ, ये चीजें कानून बना दिया जाता है, उससे आहत नहीं होते हैं। तो देश के खास करके पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तबका, SC ST OBC माइनॉरिटी तबका से एक गुजारिश है कि 2024 जिस तरीके से हमने अंग्रेजों से करो या मरो का नारा दिया था,
उसी तरीके से 2024 के लिए लड़ो या तो मरो, ये नारा है। और आपको लड़ना होगा इस व्यवस्था के खिलाफ में, इस संविधान को बचाने के लिए। ये महामानव बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, फ्रीडम ऑफ मूव दिया, फ्रीडम ऑफ आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया, ये तमाम अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे और फिर से मनुस्मृति काल में, अमृत काल में नहीं, मनुस्मृति काल में पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, ढोल गवार नहीं रहेगा, और इस देश में तमाम टेक्नोलॉजी लेकर आया जाएगा। लेकिन इसलिए आप तमाम लोग से ही गुजारिश है, जी सर, इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बने या ना बने वो पर्सनल चीज है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इस देश में बनना चाहिए। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और मस्जिद बने या ना बने, दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बनना चाहिए। आज भी हमारे करोड़ों लोग इलाज और दवाई के अभाव में मर रहे हैं, आज भी उनको सही तरीके से इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो विश्व गुरु अगर भारत को बनाना है तो घंटा बजाकर विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। अब विश्व गुरु का टैग लेके करेंगे क्या आप? व्हाट इज द प्लान? कॉलेज यूनिवर्सिटी का जब घंटी बजेगा, जब सभी बच्चे स्कूल जाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिलेगा, तब जाकर के आप विश्व गुरु बनेंगे। तो ये मोदी है तो मुद्दा से आप भटकते रहिएगा, मोदी को सामने रख के आपके तमाम मुद्दे से आपको भटकाया जाएगा। इसलिए ये मोदी मात्र मुखौटा है, मोदी पूरी तरीके से आरएसएस का पपट है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ माननीय सतीश दास जी, मखदूमपुर के विधायक हैं और क्रांतिकारी विचार है इनका, इसलिए हम इनके साथ गुफ्तगू करने आए थे। और इनकी बातों पे अमल करिए, इन्होंने जो भी बातों को बोला है उस पे अमल करिए कि भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार का क्या उद्देश्य है, क्यों इस देश को वो गुलाम बनाने पे तुले हुए हैं। और अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी और जो भी अगर आपको आगे भी ऐसे ही विचारों से अवगत होना है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।